आप सभी को प्रणाम, गुड इवनिंग, हर हर महादेव, जय हिंद। आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे इस बात को जानने के लिए कि आत्मरक्षा की कितनी विधाएं हैं, कितने तरीके हैं और किस तरह से अपनी सुरक्षा की जा सकती है। उसके लिए आज हम लोगों ने आरंभ में आमंत्रित किया है सेंसई अजीत श्रीवास्तव, जो कि OKGKS के इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं, कमांडो एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट के चीफ इंस्ट्रक्टर हैं और आइकिडो ऑफ उत्तर प्रदेश के चीफ इंस्ट्रक्टर हैं। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद सर। अपने बारे में सर, अपनी जो दिनचर्या रही है आपकी मार्शल आर्ट के प्रति, उसके बारे में दर्शकों को थोड़ा पूरी विस्तृत जानकारी दें कि कैसे आपका मार्शल आर्ट में जो आपने शुरुआत की तो कैसे यहाँ तक? सबसे पहले तो बताना चाहूँगा मैं कि मार्शल आर्ट सीखना हमारे लिए एक कह सकते हैं कि ये एक चैलेंज तो नहीं था, लेकिन एक कुछ अलग करने की जो चाहत थी वो हमें इसमें लेकर आया। एक समय था कि जब हम घर में पहले हम लोग क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट का बहुत अच्छा प्लेयर तो नहीं था, लेकिन खेलता था, एक शौक था हमारा। और उस शौक के दौरान कभी बैटिंग मिली, कभी बॉलिंग मिला, कभी नहीं मिला। और प्लेयरों में गिनती थी हमारी 11वां नहीं तो कम से कम 13वां प्लेयर तो मैं था ही। लेकिन उस समय काल के अनुसार बाबा मैं बोलता था अपने बड़े भाई साहब से, इसमें जब होता है हमको सब 11वां नंबर रखते हैं, 13वां नंबर रखते हैं। तब टीम गेम अगर नहीं तुमको पसंद आ रहा है तो इंडिविजुअल गेम खेलो। तो वो इंडिविजुअल गेम क्या खेला जाए, कुछ उसमें ऐसा कुछ खास था नहीं। तो भाई साहब ने ही मेरे सजेस्ट किए, क्योंकि मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, और वो उन्होंने ही बोला कि देखो दो चीज़ आदमी के पास होती है, एक तो होता है पैसा और दूसरी होता है ताकत। पैसा यदि है, ताकत नहीं है, तो दूसरा पैसा छीन के लेके चला जाएगा। और यदि आपके पास ताकत है, पैसा नहीं है, तो भी एक बार सर्वाइव कर जाओगे। लेकिन ताकत का होना जरूरी है। तो समाज में अगर जीवित रहना है तो आपके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और वो आपको तभी आएगी जब कोई आप किसी भी एक स्पोर्ट्स में आप इंटरेस्ट हो गए। उसमें कराटे एक मारधाड़ की कला मानते थे लोग, और ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट था, उसमें मैं तो स्पोर्ट्स हुआ करता था। तो एक दिन अचानक उन्होंने कहा देखो डेवलपमेंट में होता है, आप उसमें BTS में ताइक्वांडो का क्लासेस चलती थी। ये बनारस की घटना है। बनारस में वहाँ क्लास चलती थी। तो भाई साहब ने कहा देख लो, दो जगह पे है, मैंने सुना है, एक डेलुलू में कहीं होता है और एक होता है BTS में। तो क्योंकि कभी खेलते खेलते हम लोग क्रिकेट खेलने जाया करते थे, डेलुलू बड़ा अच्छा प्लेस लगता था क्योंकि ग्रीनरी थी वहाँ पे। तो गया मैं वहाँ, देखा तो एक कम्युनिटी हॉल है, उसका परिसर में देखा एक दो सीनियर उसने के वही सीनियर थे। तो विदाउट ड्रेसिंग वो क्या कर रहे थे, जब दोनों हाथों पे रख के और स्टंट मार के खड़े हो रहे थे। वो एक बीच में एक पथवे है जहाँ वो कर रहे थे ऐसा। मैं देखा तो मैं कहा क्या मैं तो ऐसा तो भी कर सकते हैं क्या, एक सोच माइंड में पनपा। और फिर मैं छुप छुप के देखने लगा, 2 बार 3 बार गया तो डर लगता था कहीं कोई उधर से बुला ले, क्योंकि उसमें इतने हम लोग ओपन नहीं थे, ओपन माइंडेड नहीं थे। एक डर सा पता नहीं कहीं कोई डांट नहीं। कितना साल हो गया इसको? ये है करीब 90 की बात है, 1990 करीब 30 साल पहले की बात लगभग। तो ऐसे ही जब फिर एक दिन किसी ने कहा क्या है इधर सुनो। तो फिर धीरे धीरे हम गए और जाकर पता किया कि ये कौन सा क्या सिखाया। तो उन्होंने बोला कि ये मार्शल आर्ट का एक विधा है, कराटे जो जापानीज मार्शल आर्ट है, उसको हम यहाँ ट्रेन करते हैं, सीखते हैं। यहाँ पे एक उमेश सर हैं, उमेश सिंह सर, जो सिखाते हैं। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट फिर, और जब बातचीत हुई तो लगा कि नहीं, हम लोग बात करके शुरू कर सकते हैं। उसमें नॉमिनल फीस हुआ करती थी 20 रुपये या 30 रुपये समथिंग कुछ था। और इन 90 की बात है, 90 में 20-30 रुपये घर से मांगना भी हम लोग बड़ा मुश्किल हुआ करता था। शुरुआत हुई और हम लोगों ने फिर हम लोग क्या मतलब, मैं घर पे आके भाई साहब से बताया कि वहाँ पे है। तो कहता है ताइक्वांडो क्या है, उसको देख लो। तो मुझे वो स्टंट देख के गया था, मैं वो वहाँ पे मेरे साथ। मैंने कहा भैया यही ठीक है और डेलू अच्छा है, पास में है, चला जाऊँगा। तो फिर वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई मार्शल आर्ट की।
30 साल पहले आपकी जर्नी शुरू हुई। जी हाँ। आज 2020 में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी पता चला कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड आइकिडो समिट भी बनारस में हुई, जो आपके सानिध्य में हुई। मतलब वो जो 30 साल पहले जो शुरुआत हुई थी, वो एक वर्ल्ड समिट तक जाके, क्या कहूँ कि अभी तक का जो सफर है वो यहाँ तक का रहा। इस बीच की कुछ ऐसी अनुभूतियां जो आपको लगती है कि बाकी को प्रेरित कर सके, आने वाली पीढ़ी को प्रेरित कर सके कि मार्शल आर्ट में क्या जिज्ञासाएं हो सकती हैं कि जिससे कि बच्चे का इंटरेस्ट बने या गार्जियंस का इंटरेस्ट बने कि मार्शल आर्ट में आना चाहिए। देखिए, मार्शल आर्ट का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को नौकरी तक ही प्रभावित करे। बहुत से लोगों का मानना होता है कि हम मार्शल आर्ट क्यों सीखे, हमें नौकरी मिल जाएगी। नौकरी पहला लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आदमी का पहला लक्ष्य होना चाहिए पहले फिटनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब तक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा तब तक आप किसी भी फील्ड में आप प्रबल नहीं हो सकते, आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले सकते। और जरूरी उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपने आत्मविश्वास को जगाना, और आत्मविश्वास की भावना अगर आपके अंदर जाग गई तो आप सुरक्षा कर पाना या अपने आप को किसी भी फेज पे, किसी भी मंच पे खड़ा होने में आपको कोई रोक नहीं सकता, और तभी वहाँ पे आप सफल होंगे और अपने कार्य को अच्छी तरह संपादित कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप कोई भी आर्ट, मैं ये नहीं कहता कि मार्शल आर्ट का कराटे ही बहुत बढ़िया आर्ट है, क्योंकि हर आर्ट की अपनी अपनी एक वो है कि डिफरेंसेस हैं हर आर्ट में। लेकिन हर आर्ट में कहीं ना कहीं ये सिखाया जाता है कि आप सिर्फ कॉन्फिडेंस तभी आपके अंदर आएगा। आदमी किससे डरता है? समाज में जब वो निकलता है तो डर किसी चीज़ का होता है, कहीं कोई मुझे रोक न दे, कहीं कोई मुझे रोक न दे, कहीं मुझे कुछ कह न दे। और ये कॉन्फिडेंस आपको डेवलप होता है आपकी स्टेमिना, आपकी एक्सरसाइज, आपके काम करने के तरीके से। जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही एक अपने आप में बताता है कि आपको किस तरह से किसके सामने किस रिप्रेजेंट करना है। लेकिन यदि आप फिटनेस जब आप जब मार्शल आर्ट सीखते हैं तो मार्शल आर्ट अपने आप में खुद ही एक डिसिप्लिन है, एक डिसिप्लिन का गेम है। और मुझे लगता है कि साथ जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने कराटे किया है, आइकिडो किया है, और ये जैपनीज मार्शल आर्ट के रूप में आज हम जानते हैं, और दोनों का मतलब हमने ये पाया कि डिसिप्लिन अगर है तो किसी भी फील्ड में आपको आप हमेशा सफल होंगे। अनुशासन बहुत जरूरी है, बहुत जीवन जरूरी में, खेल के लिए या फिर शिक्षा के लिए, दोनों के लिए अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे बच्चों की एक परेशानी है कि क्रिकेट खेलेंगे या फिर फुटबॉल खेलेंगे या हॉकी खेलेंगे या बहुत सारी चीज़ें खेलेंगे, तो बहुत सारे रास्ते हैं जीवन में उससे आगे बढ़ने के या फिर खेल के कुछ बनने के। मार्शल आर्ट जहाँ हमने अब तक 30-35 सालों में मैंने भी पढ़ा देखा जाना है कि हर आदमी ये चाहता है, कंफ्यूजन है दिमाग में कि कराटे करके क्या मिलेगा, कि क्योंकि जॉब कहीं मिलनी नहीं है, किसी तरीके से कोई अपॉर्चुनिटी दिखती नहीं है। तो क्या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है जो बच्चों में दी जा सकती है कि वो जीवन में अपने देखिए, पहले मार्शल आर्ट सिर्फ आर्ट था। जब तक ये आर्ट था तब तक नौकरियों की संभावनाएं कम थी। पहले से मारपीट की कला तक ही सीमित जानते थे लोग। लेकिन आने वाले समय में कुछ दिनों में काफ़ी चेंजेस आए हैं। कराटे एक मार्शल आर्ट मतलब एक आर्ट ही ना होकर एक खेल के रूप में भी जाना जाने लगा, और काफ़ी सीनियरों ने इस पर काम भी किया है, जिसकी वजह से आज हमारे जो बच्चे हैं या जो पुराने भी बहुत से हमारे मित्र भी हैं जो ITBP, CRPF, जितने भी पैरामिलिट्री सर्विसेज हैं उसमें वो जॉब में हैं। तो ये मैं नहीं कह सकता कि इस आर्ट को सीखने से कहीं आपका कुछ नुकसान हुआ है। सिर्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा तो आप अन्य फील्ड में भी जा सकते हैं, वहाँ भी अपने आप जैसे कुछ जानना चाहेंगे बच्चे कि किस फील्ड में जा सकते हैं, अगर इसका अभ्यास निरंतर करें और अच्छा करें, किन किन फील्डों में जा सकते हैं? देखिए, जैसे मार्शल आर्ट था ना आपको, जैसे फोर्सेस, अभी जैसे तमिलनाडु पुलिस में भी वहाँ के लोग हैं, CRPF में अभी हमारे शहर के भी बच्चे 2-3 बच्चियाँ हैं, और 2-3 बच्चे भी अभी जस्ट हुए हैं कुछ दिन पहले, करीब 1.5 साल हो रहा होगा, 1.5 साल उसके बीच में हुए हैं। इसके पहले हमारे बहुत से फ्रेंड हैं जो CRPF, ITBP, आपके इन सब जगहों पे लोग जॉब करते आ रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सी जगहों में से आजकल सिक्योरिटी लाइन है, जैसे आप लोकल लेवल पे भी सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, उसमें भी बहुत से बच्चों को इसमें जॉब मिलता है। वहाँ पे कुछ और बेहतर करते हैं तो उस जैसे पहले वो सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, फिर सिक्योरिटी सुपरवाइजर को फॉलो करते, फिर उसमें ऑफिसर्स भी होते हैं। बशर्ते ये वो उसमें कितना अपने फोकस करते हैं, कितनी अपने आप को ढूंढ पाते हैं, किस अपने लेवल को कैसे बढ़ा पाते हैं।
मतलब किसी भी तरीके से किसी की भी सुरक्षा के लिए जी हम इतने तैयार हो जाते हैं ट्रेनिंग के बाद, कितने समय की ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है एक परिपक्व मार्शल आर्ट के लिए? देखिए, वैसे तो 4 से 5 साल लग जाते हैं ब्लैक बेल्ट होने में। और ब्लैक बेल्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि ब्लैक बेल्ट हो गया, बहुत बड़ा मास्टर हो गया। ब्लैक बेल्ट उसका स्टार्टिंग है सोचने और समझने की जो क्षमता होती है कि उसे अब कितना बेहतर करना होता है। बेसिक सीखने के लिए 4 मंथ होते हैं, जो हर जगह कराटे, ताइक्वांडो या जितने भी मार्शल आर्ट है, उसके अंदर के 4 महीने पर्याप्त होता है आपको बेसिक सीखने के लिए। जहाँ आप ये जान पाते हैं कि नहीं मुझे तो अपना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जब आप इसमें थोड़ी सी और आप डीप में जाते, जैसे कहते हैं ना, कोई भी काम आपके लिए थोड़ा सा उसे पूरा कीजिए, फिर उसका आनंद आपको मिलता है। जब आप ब्लैक बेल्ट होते हैं, वहाँ से आपकी बिगिनिंग होती है सीखने की, सामाजिकता के रूप में। आप अपने कार्य के प्रति कितनी आपकी उस पर कितना निखार ला सकते हैं अपने कार्यों में, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी आफ्टर ब्लैक बेल्ट। तो ये ब्लैक बेल्ट पहुँचाना सिर्फ उनके जॉब में भी नहीं, हर जगह, जब तक स्वेटिंग आपकी नहीं होती, आपको फिटनेस नहीं मेंटेन करता, तब तक आप कहीं भी किसी भी फील्ड में आप स्टैंड नहीं। मतलब मान के चले कि एक परिपक्व होने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। जी अगर बच्चों के लिए जो कम ताकतवर, जो शरीर से थोड़े कमजोर बच्चे हैं, या हम मतलब युवा हैं या फिर महिलाएं हैं, इनके लिए कितना कारगर है मार्शल आर्ट? देखिए, मार्शल आर्ट ये डिपेंड है आपके शारीरिक क्षमता पे तो है ही, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बहुत ही ताकतवर होना चाहिए। आपको पता होगा कि हम लोग मानते हैं कि जब भी चर्चा होती थी महिलाएं बहुत कमजोर होती हैं, ऐसा नहीं। महिलाओं का कमजोर होना ये हमारी मानसिकता है। आज हम जैसे लोग भी अगर यहाँ पर हैं, तो वो माताओं का ही देन है। उनकी क्षमता को आगना ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। बशर्ते ये कि उस चीज़ को जब वो समझना चाहें, या हम देखें जैसे अभी हमें लेके चलना हो बच्चों को अपने हाथ में दबा कर कुछ दूर, तो कुछ देर हम अपना हैंड चेंज कर देते हैं। लेकिन वही माताएं होती हैं, बच्चों को एक हाथ में लिया, एक हाथ में कोई सामान लेके जा रही है, तो काफ़ी लंबे समय तक जा सकती हैं। उनके अंदर वो चीज़ें हैं, बस सबसे कि उनको जताने की और बताने की, चाहे वो आदि शक्ति कहा ही गया है। जी जी, तो वो बालिकाओं या बच्चों सबके अंदर वो चीज़ें निहित हैं, बशर्ते उनको उनका दर्शन कराने की, उनको उससे जोड़ने की। और ये तभी कर पाएंगे हम जब वो खुद का उनका इंटरेस्ट हो, वो आकर के उसको। ऐसे लोगों के लिए कोई अभियान आपने शुरू किया है या करना है, आपको कुछ ऐसा सोचा है आपने कि जो लोग सोचते हैं कि वो ये नहीं कर सकते, ये अभ्यास करने उनके लिए बहुत भारी जैसे लगता है, उनके लिए कुछ सोचा है आपने? ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने शक्ति सेना के रूप में एक प्रोग्राम चलाया था, जिसमें हम लोगों ने इंटरनेशनल अभी एक इवेंट भी कराया, जिसका नाम था आपका आईकिडो समिट। और हमारे गुरु जी का आशीर्वाद चूंकि शुरू से रहा हम लोगों पर, जैसे डीवी राय सर का, श्यामप्रीत मिश्री सर का, में इन दोनों लोगों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करिए, क्योंकि इन लोगों का नाम थोड़ा बड़ा है। और मैं चाहूँगा कि दर्शकों को भी पता चले कि सेंसेई डीवी राय सर और सेंसेई परवेज मिस्त्री सर। सेंसेई परवेज मिस्त्री सर फादर ऑफ कराटे के नाम से जाने जाते हैं इंडिया में। और इनके जैसा मास्टर अगर कराटे के फील्ड में कोई है, तो सब जानता है कि इनके जैसा मास्टर पूरे इंडिया में तो कोई है ही नहीं। इसका सिर्फ एक लक्ष्य होता है कि ट्रेनिंग और मोर ट्रेनिंग, वो सिर्फ प्रैक्टिस को ध्यान रखते हैं। बहुत से लोगों को ये भी लगता है क्या होगा प्रैक्टिस करके, ऐसा कुछ भी नहीं। जितनी बार सीखते हैं उतनी बार आप निखरते हैं, और सोना तभी निखरता है जब वो तपता है। और ये तपने की कंडीशन आप उनसे आज भी, इसमें उनकी एज मुझे लगता है कि 80+ ही होगी, लेकिन आज भी वो व्यक्ति वैसे ही हैं जैसा मैंने उनको आज से करीब 2002 में मैंने उनको मिला था, तब भी देखा था और आज भी देखता हूँ। तो कहीं उनमें कोई कमी नहीं दिखाई देती है, बल्कि ये लगता है कि वो आज और रिचार्ज हैं। और ये होता है सिर्फ प्रैक्टिस से। तो वो चूँकि हमारे महागुरु हैं, वो मैं उनके अंदर में ट्रेनिंग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो मुझे था आशा, जिन्होंने सेंसेई डीवी राय, मुझे याद है कि वो जॉब से लौट के आते थे और मुझे कहते थे अजीत शाम को क्लास में था, घर पे जाना, वो ट्रेनिंग कर लेंगे। तो वो किसी भी कंडीशन में मुझे ट्रेन करने के लिए उन्होंने अपना बहुत समय दिया है, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे उन्होंने इस लेवल तक स्टैंड किया। और जहाँ तक मैंने सुना है कि शायद वर्ल्ड आईकिडो समिट भी उनका सपना था, जो काशी जी। हुआ। और कराटे और आईकिडो दोनों से जुड़े हुए हैं। कराटे चूँकि उन्होंने आपके सानिध्य में किया
श्यामपुर मिस्त्री के अंडर में। फिर उन्होंने मुंबई में ही सर जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे एक मास्टर थे ब्रांड सर, उनके अंदर में उन्होंने आईक्यूडो की ट्रेनिंग अनायास शुरू किया था। तो ऐसी इच्छा नहीं थी कि मुझे आईक्यूडो करना है, बस इतना कि फिटनेस के लिए वो कभी मौका नहीं मिल पाता था तो सनसे के पास नहीं जा पाते थे। तो उन्होंने ये रखा कि 3 दिन वहाँ ट्रेनिंग कर लेंगे और बाकी 3 दिन यहाँ ट्रेनिंग, जिससे कि हमारा भी कंटिन्यूटी बनी है। तो वो 3 दिन की ट्रेनिंग की शुरुआत उन्होंने की, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि आज हम इस लेवल तक पहुँच पाएंगे। लेकिन उनकी निष्ठा भाव जो उनका था उस आर्ट के प्रति और अपने प्रति जो उनका कमिटमेंट था उसको पूरा करते करते वो हम जैसों को फिर से नया तैयार किया, आईक्यूडो कराटे के अलावा आईक्यूडो में भी तैयार किया। और आज मेरे से भी सीनियर लोग वहाँ पे हैं मुंबई डोजो में, जहाँ पे सब ट्रेनिंग देते हैं और खुद अपने को भी आज वो 3rd रैंक ब्लैक बेल्ट पे हैं। और एक खुशी की बात है कि इनके दोनों बच्चे जो कभी हमारे सामने छोटे हुआ करते थे आज हमारे पैदल एक स्तंभ की तरह बनकर खड़े हैं, जो आईक्यूडो में ब्लैक बेल्ट भी हैं। बहुत अच्छा सर। जो मेरा प्रश्न था वो ये था कि आने वाली पीढ़ी के लिए आप द्वारा कोई योजना है जिसको आपने सोचा हो कि कैसे बच्चों को या फिर युवा को अवेयर किया जाए, क्योंकि आत्मरक्षा की बात हो रही है, आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, तो उस विषय पे कोई योजना है सर आपकी? देखिए, मेरा शुरू से एक मानना था कि हम लोग जिन बच्चों को सिखाते हैं, हर बच्चे जरूरी नहीं है कि वो उसमें कराटे के मार्शल आर्ट की फील्ड को ही अपना फील्ड बनाए। इनका मकसद होता है सिर्फ अपने को सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए आते हैं या कुछ एक अलग एक्टिविटी सीखने के लिए आते हैं। कुछ ही उसमें हो पाते हैं जो कि ट्रेनर बन पाते हैं, नहीं तो बाकी क्या होते हैं कहीं किसी दूसरे जॉबों में चले जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लाइफ में किसी दूसरी जगह सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन उनकी इच्छा होती है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हम समाज से भी जुड़े रहें, हमारी ट्रेनिंग होती रहे और कुछ हमको उसका इनकम दे। ये शुरू से हमारे दिमाग में था कि हम लोग को क्या हम जितने बच्चों को सिखा रहे हैं क्या वो सीख कर यहाँ से चले जाएंगे, या उनके लिए क्या हम कुछ कर पाएंगे, ये मर्म था हमारे अंदर। और इस सोच को लेकर मैं करीब 5 साल अपनी ट्रेनिंग के लिए तो गया ही था। एक दिमाग में सोच था कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। मैं मुंबई में रहा, उस पल को जिया, सीखा कैसे हम लोग क्या बेनिफिट दे पाएंगे। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि हमारे कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो आज कहीं ना कहीं हम उन्हें देख नहीं पा रहे, उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके लिए कुछ बेहतर करने की दिशा में हमारा यही प्रयास है कि हम उनको कोई एक ऐसी सर्विसेज, खासकर जैसे अगर मार्शल आर्ट सीख रहा है तो सिक्योरिटी से रिलेटेड ही होगा, तो सिक्योरिटी सर्विसेज का हमारा प्रथम प्रयास है कि उनको हम सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए उनको इस तरह की ट्रेन करें, या बाहर से टीचर लाएं, बाहर से ट्रेनर लाएं, उनको ट्रेन करके समाज की जितने भी इस तरह की जगह हैं जहाँ पे लोकल सिक्योरिटी, पुलिस, हर जगह पुलिस का पहुँचना मुश्किल हो पाता है, नहीं हो पाता है, लेकिन हम कुछ ऐसे लोगों को तैयार करें जो कि समय अनुसार अपने को वहाँ रिप्रेजेंट कर उस जगह पर प्रोटेक्शन की सुविधा प्रदान कर सके। मतलब अपनी सुरक्षा करें, समाज की सुरक्षा करें और देश की भी सुरक्षा करें। जी, ऐसा अवसर उनके लिए तैयार करना चाहते हैं। और इस प्रयास में हम लगे हुए देखते हैं कब तक हमें सफलता मिलती है। आज बहुत अच्छा लगा संजय जी श्रीवास्तव से आज चर्चा करके कि अभी बहुत सारी चीजें हम लोगों को जाननी है सर से। मैंने जैसा कहा था कि आरंभ के पेज पे इंटरव्यू चलते रहेंगे संजय जी श्रीवास्तव के साथ। हम लोगों की हर संडे आपके बीच हम उपस्थित होंगे अलग अलग प्रश्नों को लेके। आज हम लोग जाने कि अजीत श्रीवास्तव जी का व्यक्तिगत जीवन क्या रहा है और उनके जीवन से जो भी उद्देश्य क्या रहा है इनका, या फिर समाज के लिए क्या इन्होंने सोचा है, उन विषयों पे आज हम लोगों ने चर्चा की है। अगले संडे, नेक्स्ट संडे को फिर हम उन विषयों पे चर्चा करेंगे कि कैसे इसको सीखा जाए, कैसे इसको सिखाया जाए और कैसे आप तक इनके अभ्यास को पहुंचाया जाए। तो धन्यवाद सर आज के लिए, और आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव, जय हिंद।